हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारे एमसी की बहन को उसकी ही टीममेट्स के द्वारा गर्ल्स डॉर्मेट्री में बुली किया जा रहा था और ये बात हमारे एमसी को पता चल जाती है और हमें आगे बताते हैं एमसी स्कूल आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो कहने लगता है क्या ये सच है कि मेरी लिटिल सिस्टर को बुली किया जा रहा है। वो टीचर ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर और वो तीनों गर्ल्स भी मौजूद थी। उसकी बहन कहने लगती है यूं तो मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और वो तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा चिंता में लग रही होती हैं। एमसी कहता है साकी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए यहाँ पर आ चुका है। तभी टीचर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है क्या तुम साकी के बड़े भाई हो? मैंने तुम्हें फोन पे बहुत सारी बातें पहले से ही बता दी थी कि गर्ल्स डॉर्मेट्री में यहाँ पर बुली का मामला सामने आया है। एमसी उस टीचर से कहने लगता है कि मुझे जो थोड़ी बहुत सिचुएशन है इस चीज के बारे में पता चल चुकी है, लेकिन जो बुली का केस है वो बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाला है। हमें इतनी ज्यादा आसानी से इस मैटर को नहीं छोड़ना है, हमें इसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली तरीके से हैंडल करना होगा। टीचर भी यही कहने लगती है और वो बताती है स्कूल के इंटेंशन भी यही है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद वो साकी से कहने लगती है क्या तुम्हें कोई और एक्सप्लेनेशन देना है कि तुमने यहाँ पर इस बुलिंग इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो और तुमने तीनों स्टूडेंट को काफी ज्यादा बुली किया है। लेकिन एमसी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है जरा रुको, क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी सिस्टर ने यहाँ पर बुली किया है, ना कि उसको बुली किया गया है? लेकिन जो स्टोरी मैंने सुनी थी वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तभी तीनों लड़कियां जोर जोर से रोने लगती हैं और चिल्लाते हुए कहने लगती हैं कि मुझे इससे पहले इस तरीके से किसी ने भी नहीं चिल्लाया। एक लड़की तो कहने लगती है मैं तो इस यूनिवर्सिटी में रहना ही नहीं चाहती, मुझे अभी यहाँ से जाना है। तीसरी लड़की कहने लगती है मैं तो काफी ज्यादा डर चुकी थी, वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। तभी एमसी साकी से कहने लगता है आखिरकार इन सभी चीजों का क्या मतलब है? साकी हंसने लगती है और हमें बताते हैं कि जब साकी अपने रूम में पहुंचती है तो उसके तीनों ही रूममेट ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बिहेव किया था, लेकिन इस वजह से उसका दिमाग सटक जाता है और वो कहती है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मुझे इसके लिए ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से एक लड़की को जाकर सिर से पकड़ती है और उसे बेंच में दे मारती है, जिस वजह से उसकी बिग उसके चेहरे से बाहर आ जाती है। तभी वह अपने गीले बेडशीट को निकालकर एक लड़की के ऊपर लपेट देती है और कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से रहना पसंद है तो तुम इसे क्यों नहीं ले लेती, वैसे भी ये मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो चुकी है। तभी जो लड़की थी वो अपनी थर्ड टीममेट को यहाँ पर बुलाती है और वो तीसरी टीममेट हमारी एमसी की बहन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन साकी बड़ी आसानी से उसे काउंटर कर एक सुपर स्लैम के साथ जमीन में दे मारती है और उसकी हालत ही खराब हो जाती है। और जिसके बाद वो कहती है सॉरी, लेकिन जो हमारे मासूमिया फैमिली के वुमेन होती हैं वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होती हैं, तो मैं उन्हें इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकती। इन सभी चीजों को सुनने के बाद एमसी भी सोचने लगता है कि हमारी जो फैमिली का जब फिश फार्मिंग का बिजनेस था उसमें जो फिश पकड़ने का जॉब था वो हमेशा से साकी ही किया करती थी। हमारी साकी काफी ज्यादा वाइल्ड है, इस बारे में तो मैं भूल ही चुका था। जिसके बाद वो मुझसे कहने लगता है क्या तुम्हें ये सारी चीजें स्ट्रेंज नहीं लगती? मेरी सिस्टर इस तरीके की लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो स्टार्टिंग से वॉयलेंस यहाँ पर यूज करे, वो भी बिना किसी प्रोवोकेशन के। तभी टीचर एमसी से कहने लगती है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर आ सकती हो? वो उसे एक प्लेस पर ले जाकर कहने लगती है तुमने यहाँ पर सही कहा, मे भी अदर जो है उन्होंने इस इंसिडेंट को यहाँ पर क्रिएट किया होगा, लेकिन हमारे पास गवाहों की काफी ज्यादा कमी है क्योंकि जो सारी गर्ल्स उसके रूम में मौजूद थी वो साकी को इस चीज को एडमिट करने के लिए फोर्स कर रही हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पर साकी को उन सभी लोगों से माफी मांगना होगा या फिर तुम लोगों को रिकाउंसिल करना होगा। जिसके बाद वो कहती है अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारे लिए सही होगा क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी को भी आंसर देना पड़ता है और इसमें मैं तुम्हारी और भी ज्यादा मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एमसी कहता है मैं समझ चुका हूँ, इसलिए तुम ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद वो सभी गर्ल से कहता है कि हम जो रिकाउंसलिंग का मैटर है उसे आउटसाइड यहाँ पर सेटल कर लेते हैं, लेकिन वो लड़कियां इस चीज के मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और एक लड़की तो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ माफी से ही इन सारी चीजों को जाने दूंगी? तो दूसरी लड़की कहती है तुम्हें थोड़ा जो सिंसियरिटी है उसे शो करने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारी जो लिटिल सिस्टर की रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होगी। तभी एमसी यहाँ पर एक चुटकी बजाता है और कहता है कि तुम सिंसियरिटी की बात कर रही हो क्या? मैंने यहाँ पर सही कहा। तभी एक बंदा वहाँ पर भागते हुए आ रहा था जो अपने पास बहुत ही ज्यादा सामान लेकर आता है। एमसी उन सभी से कहने लगता है इसके अंदर लेटेस्ट स्मार्टफोन, कैमिलियो कलर्ड बैग और परफ्यूम मौजूद हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और लेटेस्ट वर्जन के हैं। तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा होनी चाहिए और तुम्हारे जो सिंसियरिटी तुम बात कर रही थी वो इन सभी से इनफ हो जाने वाली है। हम देखते हैं तीनों ही लड़कियों के एक्सप्रेशन तुरंत ही पूरी तरीके से बदल चुके थे और वो भी कहने लगते हैं मुझे लगता है इन सारी चीजों से हम तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन एमसी उन सभी चीजों को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को ये सारी
चीजें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले यहाँ पर एक चीज मेरे लिए करनी होगी। लेकिन उन लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एमसी कहता है तुम मुझे बताओ, आखिरकार मेरी सिस्टर के साथ ये सारी चीजें करने के लिए तुमसे किसने कहा था, वो कौन बंदा था? ऐसा तो है नहीं कि तुम लोगों ने जानबूझकर ये सारी चीजें की होंगी, और अगर तुम लोग बताना नहीं चाहती तो मेरे पास और भी ज्यादा तरीके हैं तुम लोगों से उगलवाने के लिए। जिस वजह से एक लड़की कहने लगती है हमारे जो प्रॉब्लम है वो साकी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस एक मेल स्टूडेंट जो हमारे सेम डिपार्टमेंट में पढ़ता है उसने उसे हैरेस करने के लिए दिया था, और वो उसकी फोटो भी बता देती है जो कि सेंजी यामाडा होता है, जो हमें पिछले चैप्टर्स में भी दिखाया गया है। और अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप प्रीवियस एपिसोड जरूर से देख लीजिएगा। एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वुमेन्स डॉर्मेट्री के अंदर दिखाया जाता है। एमसी उसके सामान को समेटने लगता है और कहता है कि हमें आज डॉर्मेट्री को खाली करना होगा, तुम और भी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रह सकती। साकी कहने लगते हैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया यूतो। जिसके बाद मैं यहाँ पर अपार्टमेंट को ढूंढ लेती हूँ और मुझे कोई ना कोई मेरे साथ रहने के लिए मिल ही जाएगा। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने पाइप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। इसको भी हमने पहले चैप्टर्स में देखा था। एमसी का इसके साथ एनकाउंटर हुआ था, जिसकी नजर साकी के ऊपर पड़ जाती है और साकी भी उसे पहचान लेती है। वो कहती है यामाडा सेनपाई क्या तुम भी यहाँ पर रहती हो? यामाडा कहती है साकी चान आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसके बाद साकी की नजर बहते हुए पानी के ऊपर पड़ जाती है और वो समझ चुकी थी यहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम है। यामाडा बताती है कि मैंने किसी को फोन किया है, वो इन सभी चीजों को आकर फिक्स कर देगा। लेकिन साकी कहती है मैं इस चीजों को आसानी से फिक्स कर सकती हूँ, और वो उसे फिक्स करने लगती है। तभी एमसी कहने लगता है यहाँ पर कुछ मुझे गलत सा लग रहा है। जिसके बाद उसकी नजर भी यामाडा के ऊपर पड़ जाती है और यामाडा भी उसे पहचान जाती है। एमसी वहाँ पर जाता है और कहता है अगर मैं कहूँ तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे यूनिवर्सिटी के आजू बाजू घुमाने वाले हो, क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? तो यामाडा कहने लगती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए हो मुझसे ये सारी चीजें कहने के लिए, वो भी वुमेन्स डॉर्मेट्री के अंदर, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर देने वाली हूँ। एमसी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गलतफहमी हो चुकी है। जिसके बाद वो बताता है कि मेरी सिस्टर यहाँ पर रहती है, इसलिए मैं उसके सामान को मूव इन प्रोसेस करने के लिए आया था। तो यामाडा भी समझ जाती है। तभी सिस्टम एमसी को बताता है जो तुम्हारे सामने पर्सन मौजूद है उसका एक खराब इंडिविजुअल एडवांटेज लेने वाला है, तो प्लेयर तुम्हें उसके लिए उसे प्रोटेक्ट करना होगा। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी साकी आती है और कहते हैं यूटो क्या तुम यहाँ पर यामाडा सेनपाई को जानते हो पहले से? यामाडा सेनपाई मैंने तुम्हारे पास को वो पाइप को फिक्स कर दिया है। तो यामाडा कहने लगती है वो भी तुमने इतना जल्दी यहाँ पर? तभी साकी एमसी से कहने लगती है आखिरकार क्या प्रॉब्लम है? एमसी अभी इस बारे में सोच रहा था कि ट्रिक्ड बाय समवन, आखिरकार इन सभी चीजों का क्या मतलब है। हम देखते हैं वो जैसे ही पाइप को चेक करती है जो कि साकी ने यहाँ पर अभी अभी फिक्स किया था, तुरंत ही उसमें से पानी निकलने लगता है और यामाडा के पूरे कपड़े पूरी तरीके से भीग जाते हैं। और साकी हंसने लगती है और कहता है ऐसा लगता है कि मैंने इसे अच्छे से फिक्स नहीं किया था। एमसी समझ जाता है कि उसने मुझे उसे बचाने के लिए कहा था, लेकिन उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आखिरकार मैं इस तरीके से कैसे एक्ट कर पाता? और वो अभी भी यामाडा के बारे में ही सोच रहा था। साकी भी कहने लगती है क्या तुम यामाडा सेनपाई के बारे में बात कर रहे हो? डोंट वरी माय ब्रदर, जो तुम्हारी हैप्पीनेस है वो मेरी हैप्पीनेस है, इसलिए मैं उसे पाने के लिए तुम्हारी पूरी मदद करने वाली हूँ। और तुम्हारा जो यामाडा सेनपाई के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिसके बाद हम यामाडा को देखते हैं जो साकी से कहने लगती है पाइप कम्प्लीटली तरीके से फिक्स हो चुका है, और साकी भी उन सभी चीजों के लिए माफी मांगने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर अभी अभी जो हुआ उसकी माफी मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर एक अपोलोजाइज के तौर पर मील शेयर करना चाहोगी? और मेरा भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही। इसके लिए यामाडा भी मान जाती है और एमसी भी सोचने लगता है कि जो यामाडा है वो काफी ज्यादा कॉजियस होती जा रही है, इसलिए मैं जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की टास्क है वो पूरी तरीके से साकी के ऊपर छोड़ देता हूँ। और इसके बाद वो उसी बंदे के पास जाने वाला है जो कि सेंजी यामाडा था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक रेस ट्रैक पर देखते हैं जो कि सर्किट ट्रैक होता है। वो किसी से बात कर रहा होता है, वो वही लड़की होती है जिन्होंने साकी को बुली करने की कोशिश की थी। वो सभी बता देते हैं कि वो वहीं पर होने वाला है। एमसी वहीं पर अंदर जाने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे रोक देता है। वो कहता है कि बिना रेसिंग व्हीकल के तुम अंदर नहीं जा सकते और इसके लिए तुम्हें मेंबरशिप लेने की जरूरत है। हम देखते हैं तभी वो उसकी नजर एक बाइक के ऊपर पड़ जाती है जो उसी बंदे की बाइक थी। एमसी उसे काफी ज्यादा पैसे पकड़ाता है और उस बाइक को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक प्लेस के पास दो बंदे खड़े हुए होते हैं जिनके पास एक सुपर कार मौजूद होती है। वो उसी बारे में बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है कि ऐसा लगता है तुमने अपनी कार के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है। सेंजी भी कहने लगता है मैंने अभी अभी इसे मॉडिफाइड किया है और अभी तक ट्राई नहीं किया है। इसके अंदर मैंने काफी ज्यादा जो फरारी व्हीकल्स हैं उन्हें चेंज कर दिया है, साथ ही में टर्बो चार्जर भी इसके अंदर लगाया हुआ है और मैंने इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स की मनी को लगा
लगाया है इसे मॉडिफाइड करने के लिए। तभी एमसी वहां पर आ जाता है और वो बंदा भी देख लेता है कोई फास्ट स्पीड में उनके पास आ रहा है। एमसी जंप कर सीधे अपनी बाइक को यामाडा की कार के ऊपर जंप करा देता है, जिससे उसकी कार पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और एमसी कहने लगता है इसे तो मैंने बस थोड़ा ही हिट किया है और वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, ये कार किसी काम की नहीं, इसे तुम यहाँ पर फेंक सकते हो। यामाडा काफी ज्यादा शॉक्ड था और कहता है कि मैंने अभी अभी यहाँ इसकी पहली रेस को भी कंप्लीट नहीं किया था, तुम जल्दी से मेरी कार के ऊपर से यहाँ पर नीचे उतर जाओ। और उसके एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हैं, वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए होते हैं और उसी को समझ में भी नहीं आ रहा था। उसके अभी अभी लगाए हुए सारे पैसे एक ही बार में वेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। वो उसकी कार की तरफ देखने लगता है और कहता है ओ माय बिलव्ड कार, मैंने तो तुम्हें अभी ड्राइव भी नहीं किया था और तुम्हारी हालत ऐसे हो चुकी है। एमसी कहता है कि आखिरकार ये कितने की होगी, मैं इसे कम्पनसेट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले वो यामाडा की कॉलर को पकड़कर खींचने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर को बुली करने के मैटर को सेटल करना होगा। और यामाडा भी हमारे एमसी को पहचान जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड के साथ पहले से पंगा नहीं लेते और ना ही उसे ओवरसीज जाना पड़ता तो मैं तुम्हारे साथ ये सारी चीजें नहीं करने वाला था। और अगर तुम चाहते हो इस मैटर को सॉल्व करना तो हम इसे रेस ट्रैक पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे सामने माफी मांगने वाला हूँ और साथ ही में तुम जो कहोगे मैं करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ और तुम हार जाते हो तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे और साथ ही में जो कार मेरी डैमेज हुई है उसे भी तुम पूरी तरीके से फिक्स करोगे। एमसी मान जाता है लेकिन कहता है कि तुम्हें मेरे सामने नहीं, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मेरी सिस्टर के सामने तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। तो यामाडा भी इसके लिए मान जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास रेस करने के लिए कार मौजूद है। एमसी कहता है मैं स्कूटर से करने वाला हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। यामाडा कहता है कि तुम सच में यहाँ पर एक पागल तरीके के बंदे हो। उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है, 3 कार्स वर्सेस एक स्कूटर। हम देखते हैं कार काफी ज्यादा स्पीड में आगे निकलने लगती है। यामाडा सोचता है कि मैंने इतनी ज्यादा पैसों को इस कार के ऊपर खर्च किया है, ये अब ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा मैंने अच्छा काम किया था। कार काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रही थी लेकिन उसे अभी भी एमसी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो बाइक है वो काफी ज्यादा पीछे रह चुकी है, तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे रेस को जीत सकते हो? तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगने के लिए। लेकिन एमसी कहता है कि आगे जाना का क्या मतलब है कि तुम मुझसे यहाँ पर कहीं भी नहीं जीत सकते, ना ही तुम कहीं पर जा सकते हो। जिसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है क्या तुम रेडी हो? तभी बहुत से हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाते हैं और उसमें से एक बंदर श्यूरिकेन को रोड के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से कार्स के टायर पंचर हो जाते हैं और कार्स एक साइड जाकर लग जाती हैं। और वो सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो श्यूरिकेन है वो रोड पर कहां से आ सकते हैं, क्या रोड को कोई चेक नहीं कर सकता है। हम देखते हैं यामाडा काफी ज्यादा मुश्किल से वहां से बच जाता है, उसकी कार को अभी कुछ नहीं हुआ था और वो स्पीड में आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन तभी एमसी उसे क्रॉस कर जिगजैग में काफी ज्यादा आगे निकल जाता है और यामाडा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार श्यूरिकेन से उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। एमसी को याद आने लगता है कि उसकी जो स्कूटर राइडिंग स्किल है उसने यहाँ पर डिलीवरी जॉब्स कर को सीखी है, जहाँ उसे कम समय में काफी ज्यादा डिलीवरीज करनी होती थी, इसलिए वो स्पीड बाइक को भीड़ के अंदर चलाता था। इस वजह से उसकी राइडिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। लेकिन जो यामाडा था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं उसे कभी भी जीतने नहीं दे सकता, मुझे इस चीज को यहाँ पर जीतना होगा। और अगला जो कर्व था वो इस चीज को डिसाइड करने वाला था। हम देखते हैं यामाडा अपनी कार को बिल्कुल भी स्लो नहीं करता, वो एमसी की बाइक को अपनी कार से टक्कर मारना चाहता था और वो ऐसा ही करता है। और जिसके बाद हम देखते हैं एक टक्कर के बाद यामाडा देखता है कि एमसी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी एमसी यामाडा के अचानक पीछे आ जाता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ ट्रिक्स यहाँ पर मेरी स्लीव में मौजूद है। यामाडा समझ नहीं पा रहा था तो एमसी उससे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी कार होने के बाद भी तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम हार मान चुके हो, इसलिए तुम्हें अपने प्रॉमिस को निभाना होगा। वो अपने फोन को निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपने प्रॉमिस के हिसाब से अपोलोजाइज करनी होगी, वो भी घुटने पर बैठकर। मैं इस चीज को रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो यामाडा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ पर कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे ही जाने दे सकते हो। लेकिन एमसी कहता है कि तुम ही थे जिसने ये सारी चीजें सलाह दी थी और अब तुम अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं जा सकते। लेकिन तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो कहता है कि हमने यहाँ पर एग्री किया था कि जो लूजर है वो विनर की कही गई बातों को यहाँ पर फॉलो करने वाला है। तो एमसी कहता है हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? तो वो बंदा कहने लगता है सॉरी, लेकिन जो जीता हूँ वो मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात को यहाँ पर मानना होगा क्योंकि मैंने रेस को खत्म किया है, तुम दोनों ने यहाँ पर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि तुम यामाडा से कुछ भी नहीं करा सकते। यामाडा भी कहता है सच में जो फूजी सा है वो ही यहाँ पर जीता है, तुम भी यहाँ पर हार चुके हो और मैं भी यहाँ पर हार चुका हूँ। तो एमसी उससे कहता है कि तुम बर्ड को ट्विस्ट कर इस पूरी बर्ड को बदलना चाहते हो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अपने फोर्स को यूज करूँ तो तुम्हें अपने आप से ही यहाँ पर माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पे तो करना ही होगा। हम देखते हैं यामाडा काफी ज्यादा घबरा चुका था और कहता है आखिरकार तुम क्या
करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे अपने माता पिता ने भी कभी भी हिट नहीं किया, तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन तभी एक लड़की उसके पीछे आ जाती है, जिसे देखकर यामाडा भी शॉक्ड हो जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि यामाडा सेनपाई होती हैं। उसका नाम सरनेम दोनों के सरनेम सेम थे और वो फैमिली मेंबर्स ही होने वाले थे। वो आकर सीधे सेंजी यामाडा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हारे डैड ने यहाँ पर तुम्हें नहीं हिट नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिसिप्लिन करने वाली हूँ। और जो यामाडा सेंजी था वो उसे बिग सिस कर बुला रहा था, तो जो यामाडा थी वो उसकी बड़ी बहन निकलती है। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। इसके आगे के चैप्टर्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जिन्हें रिलीज होते ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट सीरीज को कौन सा एक्सप्लेन करना चाहिए, जो न्यू के साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। मैं उसे एक्सप्लेन जरूर से करूंगा, तो आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो अभी तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।